हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? कैसे पढ़ाई कैसे चल रहा है? पिछले क्लास में हम लोगों ने व्हाइल और डू व्हाइल लूप के बारे में पढ़ाई किए थे। तो आज हम फॉर लूप के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो फॉर लूप के बारे में पढ़ाई करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है सी प्रोग्रामिंग को पढ़ने के लिए तो मुझे कमेंट कीजिए। तो चलो आज हम पढ़ते हैं फॉर लूप के बारे में। फॉर लूप क्या होता है ना, फॉर लूप जो सी में सबसे इंपॉर्टेंट लूप होता है। फॉर लूप द मोस्ट इंपॉर्टेंट लूप इन सी प्रोग्राम। जो फॉर लूप होता है उसका 3 काउंटर पार्ट होता है। इधर में मैं इसका यहाँ सिंटैक्स लिख दिया, जिसका इनिशियल काउंटर पार्ट होता है, एक टेस्ट काउंटर पार्ट होता है और एक इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट काउंटर पार्ट होता है। तो ये जो पार्ट होता है, जो व्हाइल और डू व्हाइल लूप में हमको उसके अंदर में कुछ लूप काउंटर को मेंशन करना पड़ता था। जो पिछली क्लास में मैंने वीडियो बनाया था, लूप काउंटर बोले तो हमको उसमें एक काउंटर पार्ट देना पड़ता है। जैसे हम 1 से 10 को प्रिंट करते थे तो उसका वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए उसकी स्टेटमेंट, वो जो ब्लॉक के अंदर में हमको इंक्रीमेंट करना पड़ता है, n+1 लिखना पड़ता था। लेकिन हमको फॉर लूप में 3 काउंटर पार्ट एक टाइम पे और दे देते हैं। उसके में इनिशियल काउंटर, उसके बाद टेस्ट काउंटर और उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट काउंटर। उसके बाद उसके अंदर में जो ब्लॉक होता है, उस ब्लॉक में हम स्टेटमेंट लिखते हैं, उस ब्लॉक में स्टेटमेंट लिखते हैं। जैसे कि हम चाहते हैं, इसमें इनिशियल काउंटर का मतलब होता है कुछ वैल्यू को इनिशियलाइजेशन करते हैं जहां से हमको प्रिंट करना है और जहां से हमको एग्जीक्यूशन करना है। जैसे मैं ए का वैल्यू 1 लिख देता हूं, इधर में ए है, ए का वैल्यू 1 है, ए का वैल्यू ए में इनिशियलाइजेशन हुआ है। तो उसके बाद मैंने ए लेस देन और इक्वल टू 10 लिख देता हूं, तो उसका मतलब है एक टेस्ट काउंटर और द कंडीशनल काउंटर उसको भी बोला जाता है। उसमें ए का वैल्यू कंटिन्यू कब तक करेगा ना, 10 तक कंटिन्यू करेगा। उसके बाद हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट काउंटर लिखते हैं, तो उसका वैल्यू इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करता है। अगर हम ए है, इसको इधर में वैल्यू 1 दिया है तो उसको वैल्यू को हम इंक्रीमेंट कर करके 10 तक लाएंगे, उसके बाद उसका वैल्यू को प्रिंट करेंगे। तो इधर ए प्लस प्लस, ये जो प्लस प्लस है वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर को हम यूज करते हैं। उसके बाद हमारी स्टेटमेंट उसी तरह से, अगर ए का वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो उसके अंदर में स्टेटमेंट लिखाई करते हैं। तो उसका हम एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देते हैं, एग्जाम्पल में आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो और एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो फॉर लूप में 3 काउंटर पार्ट होता है। एक इनिशियल काउंटर, इधर में ए का वैल्यू मैंने इनिशियलाइजेशन 1 किया है और उसके बाद ए का वैल्यू 10 तक कंटिन्यू करेगा, लेस देन और इक्वल टू 10 दिया है। जो ऑपरेटर है, ए का वैल्यू जो होता है वो 10 तक और उसके इक्वल लेस देन और इक्वल टू 10 तक कंटिन्यू करेगा, उसका वैल्यू ए का वैल्यू इंक्रीमेंट होता है। तो उसके बाद स्टेटमेंट को प्रिंट करते हैं, ऐसा समझ में। तो उसके बाद उसका एग्जाम्पल हम लिखेंगे। तो यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। तो ये जो वैल्यू है, फॉर लूप को यूज करके हम 1 से 10 तक प्रिंट करना चाहते हैं। तो पहले मैं एनो एक वेरिएबल लिया हूँ, उसका वैल्यू 1 लिख दिया। उसके बाद एनो लेस देन और इक्वल टू 10 अप टू कंटिन्यू 10 तक होगा और एनो +1। तो ये जो लूप होता है फॉर लूप, क्या बेसिकली इट इज ए सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप का मतलब ये होता है, तो एनो इज इक्वल टू 1, पहले एनो का वैल्यू प्रिंट करता है। इधर में एनो का वैल्यू 1 प्रिंट कर दिया, तो एनो का वैल्यू 1 प्रिंट कर दिया। उसके बाद क्या होता है ना, वो जो लूप होता है काउंटर पार्ट ऐसे जाता है, तो इसको सर्कुलर लूप बोला जाता है। तो उसके बाद एनो का वैल्यू प्लस प्लस होता है, तो 1 वैल्यू इंक्रीज, इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो प्लस प्लस होता है वो एक वैल्यू इंक्रीज करता है, एक वैल्यू इंक्रीज होता है। उसके बाद ए का एनो का वैल्यू जो 1 था वो इंक्रीमेंट होकर 2 हो गया, तो इधर में 2 का चेक करता है, 2 लेस देन और इक्वल टू 10, तो ठीक है। तो उसके बाद एनो में 2 स्टोर होता है, तो इसे 2 प्रिंट करता है। उसके बाद एनो प्लस प्लस, उसका वैल्यू इंक्रीज होता है तो 3 होता है, तो 3 होकर 3 प्रिंट करता है, अप टू 10 तक प्रिंट करता है। अगर इधर में हम यहाँ हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज किया हो, अगर हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, हम चाहते हैं 10 से 1 तक वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं, 10 से 1 तक वो डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करना चाहते हैं, तो इधर में डिक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज करना पड़ता है। तो इधर में हम क्या लिखेंगे,
तो यहाँ पे हमने पहले एनो का वैल्यू 10 ले जाते हैं, तो पहले एनो का वैल्यू 10 ले लिया, उसके बाद एनो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 कब तक कंटिन्यू करेगा, 1 तक कंटिन्यू करेगा, उसके बाद एनो माइनस माइनस एनो का वैल्यू हम डिक्रीमेंट करते हैं। तो इधर क्या होता है, हम जो थर्ड लूप काउंटर में, जो थर्ड काउंटर पार्ट में, उसमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। तो पहले मैंने आपको इंक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में बताया, उसके बाद डिक्रीमेंट में बताया। तो डिक्रीमेंट में क्या होता है, तो वैल्यू डिक्रीज होकर आता है, कम कम होकर वन वैल्यू इन डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, एनो का वैल्यू 10 प्रिंट किया, पहले 10 प्रिंट किया, उसके बाद एनो माइनस माइनस उसका वैल्यू 1 डिक्रीज होता है, तो उसका वैल्यू 10 के बाद 9 हो जाता है, 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, फिर उसके बाद 9 स्टोर होता है, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे प्रिंट करते हैं। तो लास्ट में क्या होता है ना, एनो का वैल्यू जब डिक्रीज होता है 1 होता है, तो उससे 0 हो जाता है, 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 कंडीशन फॉल्स हो जाता तो और लूप काउंटर एग्जीक्यूशन नहीं करता है। तो फॉर लूप को मैं समझता हूँ आपको फॉर लूप पे जानकारी आ गया होगा। तो ये जो लूप का जो तीनों लूप था, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फॉर लूप, उसके बारे में आप लोगों को सबको थोड़ी थोड़ी नॉलेज आ गया होगा। तो अगर उस लूप के बारे में कुछ डाउट है तो मेरे को कमेंट कीजिए, और कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है सी में पढ़ाई के लिए तो मेरे को कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल आपको पढ़ाई अच्छे लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम तो फॉर लूप होता है तो उसका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कैसे होता है और ब्रीफली और उसको जानकारी थोड़े फॉर लूप के बारे में और उसमें कैसे प्रोग्राम लिखा जाता है वो सब हम लोगों को बताएंगे।